जय हिंद बच्चों। बच्चों, इससे पहले मैंने बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट का नेचर एंड सिग्निफिकेंस का 2 पार्ट पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैंने मीनिंग, कंसेप्ट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट सारा का सारा क्लियर किया हुआ वहां पे। जो लोग ये वीडियो नहीं देखे, जाके पहले उसे देखिए, ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, आज का टॉपिक हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन और कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर जो है मैनेजमेंट का, वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, 3 लेवल होता है। नंबर 1 हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? जो बिजनेस के टॉप मोस्ट लोग हैं, जस्ट लाइक सीईओ, डायरेक्टर, एमडी वगैरह, जितने भी मैनेजमेंट का हायर अथॉरिटी वाले हैं, उन लोग को टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसको अभी हम लोग डीपली समझेंगे कि वो है क्या और उन लोग काम क्या क्या करते हैं। ये सब चीजें अभी हम लोग समझेंगे। देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जैक्टली बोला किसको जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे बताया गया है कि ऑल्सो नोन एज द सीनियर मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव। दिस लेवल इंक्लूड्स पोजीशन सच एज सीईओ, सीएफओ, सीओ एंड अदर सीसुइट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ देखना है जो सीनियर मैनेजमेंट में जो बैठ रहे हैं ना, उन लोग, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, एक विजन बनाना कि बिजनेस जो है वो आगे कैसे चले और ग्रोथ कैसे हो। जितना भी प्लानिंग वगैरह होता है ना, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, एक गोल को सेट करना कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल का एक विजन को सेट करना कि किस तरीका से हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। हमारा बिजनेस आज 1 करोड़ का है, कल को वो 100 करोड़ कैसे बने, 1000 करोड़ कैसे बने, 10,000 करोड़ कैसे बने, ये सब चीजें सबसे पहले सेट करता है। पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस के पॉलिसीज क्या क्या होंगे, ठीक है, गाइडलाइंस क्या क्या होंगे, रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होंगे, किस हिसाब से बिजनेस चलेगा, इसे बोलते हैं हम लोग पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। जितने भी बड़े बड़े डिसीजन है ना, जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा, ये नहीं कि एक वर्कर बोल रहा है कि नहीं ये करो तब जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो बड़ा इम्पैक्ट बिजनेस में लेके आता है, ठीक है, एक मेजर जो बोलते हैं ना, मेजर चेंजेस बिजनेस में लेके आना, ये डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। तो हमारा हो गया डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेशन। जितने भी बिजनेस में रिसोर्सेस लगेंगे, मतलब जस्ट लाइक पैसे, पैसे कितने लगेंगे, लोग कितने लगेंगे, मशीनरीज क्या क्या लगेंगे, रॉ मटेरियल कितने से लगेंगे, ये सब रिसोर्सेज को एलोकेट करना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद एक्सटर्नल रिलेशन। देखो, एक्सटर्नल रिलेशन का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के अंदर वाले नहीं, यहाँ पे अभी जैसे स्टेक होल्डर, जैसे यहाँ पे लिखा होगा स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल अफेयर्स इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटरी बॉडीज, वहां से हम लोग ये देखना है कि किस तरीका से उन लोग ऑर्गेनाइजेशन में अपना आउटपुट देंगे, उसके साथ एक रिलेशन बनाना एक्सटर्नल रिलेशन बोला जाता है। और इनका फोकस मेन क्या है? इनका फोकस है सबसे पहला लॉन्ग टर्म विजन। मतलब मैं अभी बताया ना कि आने वाला 10 साल, आने वाला 20 साल का प्लान उन लोगों के पास होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट यही काम करते हैं कि हमारा फ्यूचर में बिजनेस किस हिसाब से दिखना चाहिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीका से ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा बिजनेस का और बिजनेस सस्टेन होके रहेगा, मतलब टिके रहेगा मार्केट में, कि हम लोग का कंपटीटर हमें यहाँ पे दबा ना दे। क्लियर होता है? उसके बाद आता है मेंटेनिंग द कंपनीज पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन। इन लोग का काम ये है कि मार्केट में बिजनेस का एक रेपुटेशन खड़ा करके रखना और उसका इमेज बनाए रखना, ताकि बिजनेस जो है वो ढंग से चले। इसके बाद जो हम लोग आएंगे, इसके बाद होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? जितने भी हमारे, देखो यहाँ पे ये बताया गया है, हमारे पास डिपार्टमेंट देखो कितने कितने, जस्ट लाइक परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। सभी के जो मैनेजर्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसलिए बोला गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, बीच में हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट,
ये दोनों का बीच का कड़ी है। लोअर लेवल मैनेजमेंट का बात को टॉप लेवल तक पहुंचाना, टॉप लेवल के बात को लोअर लेवल तक पहुंचाना, ये काम किसका है? ये काम है एक मिडिल लेवल का। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है, ये दोनों के बीच का कड़ी तो है, मतलब यहाँ पे क्या बताया गया कि दोनों का बातों को एक दूसरे तक पहुंचाता है, लेकिन इनका काम क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम यही है कि जो भी प्लान किए हैं यहाँ पे टॉप लेवल का जो भी प्लान हो उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, किस तरीका से करवाना है लोगों से, इसी को बोला जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मेन यहाँ पे काम क्या क्या है, ये सब चीजें अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। जितने भी पॉलिसीज बने ना, अभी मैंने क्या बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान बनाता है, जो भी पॉलिसी बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। सेकंड हमारा कोऑर्डिनेशन। अभी मैंने बताया टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते, उसका बीच में कौन रहता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल का बात टॉप को बताता है, टॉप का बात लोअर को बताता है, काम किस तरीका से करना है और करवाना है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग। तो जो भी काम लोअर लेवल मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका रिपोर्ट टॉप लेवल को देना, टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं, उसका खबर किसको देना? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ये होता है हमारा रिपोर्टिंग। उसके बाद आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमें क्या देखना है कि बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन से लोग लगेंगे। अब सिंपल सा बात है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? वो तो अपना प्लान बना दिए, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कितने लोग चाहिए और उसको कौन कौन करेगा, ये सारा का सारा कौन ध्यान देगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जितनी मैनेजर्स है उसके हिसाब से हायरिंग करेंगे और हायरिंग करने के बाद उस पॉलिसी को वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग कौन करता है? ऑब्वियसली मैनेजर्स लोग। मैनेजर्स लोग यहाँ पे दूसरे दूसरे मतलब टॉप लेवल से सुन के आए, उनका पॉलिसीज लेके आए, यहाँ पे जाके सबसे पहले क्या करते हैं? उन लोग लोअर लेवल को बताते हैं कि आप लोग इस हिसाब से अगर काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वहां से क्या आता है? मोटिवेशन आता है। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद इन लोग फोकस किसमें करते हैं? जैसे यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म था किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, लेकिन यहाँ पे अभी फोकस किसमें आ रहा? मीडियम टर्म। ठीक है, इन लोग का स्ट्रैटेजी और गोल को मीडियम टर्म के हिसाब से इन लोग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का इंप्रूविंग एफिशिएंसी। किस तरीका से काम करें ताकि जल्दी हो जाए और हमारा कम पैसा लग के ज्यादा काम हो जाए, इनका काम यही है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट में। देखो, लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या है, इसको हम लोग सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसमें एग्जैक्टली सुपरवाइजर मैनेजमेंट होता है। अब ये लोग कौन है सर? इन लोग क्या होते हैं? जितने भी ग्राउंड लेवल में काम करते हैं ना, उनका जो हेड होता है, जो उन लोग को काम करवाता है, उसे ही सुपरवाइजर बोलते हैं। उनका मैनेजमेंट को बोला गया है सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है। देखो, लीडर्स, फोरमैन, ऑफिस मैनेजर, ये सब चीजें, और इसमें इन लोग का काम क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, अभी ये सब चीज हम लोग देखेंगे। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन लोग का? सबसे पहले डे टू डे ऑपरेशन। अभी मैंने बताया जितने भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ना, उनका जो हेड होता है उनको सुपरवाइजर बोलते हैं, उनका मैनेजमेंट को सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या? डे टू डे ऑपरेशन, डेली क्या काम हो रहा है, इस चीज को देखना। सुपरविजन मतलब डायरेक्टली क्या है, उन लोग डायरेक्टली लेबर के पास जाके उन लोग को गाइड करते हैं काम कैसे करना है। अगर काम नहीं हो रहा तो वो समझाएंगे, किस तरीका से काम करना है वो समझाएंगे, कितना जल्दी काम हो सके वो चीज यहाँ पे समझाएंगे। तो ये सब चीजें हमारा सुपरविजन में आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी मैंने बताया ना कि काम करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, बस उसे समझाना कि किस तरीका से काम करना। हो सकता है नया टेक्नोलॉजी आया हो, जो लोग डायरेक्टली मैनुअल काम करते तो उनको मशीनरी काम दे दिया गया है, तो हो सकता है उसे उस वक्त समझ में ना आता हो, तो उस वक्त कौन समझाएंगे? सुपरवाइजर्स। क्लियर?
उसके बाद आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का मतलब ये है कि लोग जितना जिस हिसाब से काम करेंगे उसको कैलकुलेट करना, उसी के हिसाब से उन लोग का सैलरी तय होगा। तो ये कौन बताएगा? सुपरवाइजर बताएगा एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट कि ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको इस तरीका से सैलरी मिलना चाहिए, ये बहुत खराब काम कर रहा है, उसको खराब के हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए। क्लियर हो रहा है? उसके बाद फोकस किसमें किया जाता है? शॉर्ट टर्म ऑपरेशन गोल्स। इनका काम है शॉर्ट टर्म ऑपरेशन गोल्स में, ठीक है। उसके बाद इंश्योरिंग द टास्क एंड कंप्लीटेड एफिशिएंटली ऑन टाइम। अभी बताया मैंने कि इन लोग के पास भी एक टारगेट बेसिस होता है कि हमें इतने दिन में काम करके देना है, अदरवाइज उससे ज्यादा लगेगा तो हमारे पैसे भी ज्यादा लगते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है मेंटेनिंग एम्प्लॉइज मोरल। यहाँ पे मेंटेन करके रखना, क्योंकि देखो एम्प्लॉय का मोरल बहुत ज्यादा हाई रहता है हमेशा, उन लोग काम करने के लिए रेडी है, लेकिन उन लोग को आप दबाव डाल के काम नहीं करा सकते। एक टाइम आएगा जब उन लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा बिजनेस है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, कहीं ना कहीं उन लोगों को काम तो मिल जाएगा, लेकिन उन लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग मूवी वगैरह में भी देखते हैं ना, कुछ भी होता है हड़ताल कर देते हैं। इसीलिए उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि जापान में क्या होता है, अगर कोई भी इंप्लॉय को प्रॉब्लम है ना, वो क्या करता है? अपना हाथ में एक काला रिबन बांध लेता है। तो मैनेजमेंट को देख के पता चल जाता है कि हाँ इसे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसको बुला के सॉल्व करना। यहाँ पे वैसा नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ये तीनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग का क्या आता है? इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा हिंट्स दिए थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको डीपली कि मैनेजमेंट एज आर्ट, ठीक है। अब मैनेजमेंट एज आर्ट में मैंने बताया था कि आर्ट क्या है? आर्ट एक स्किल, आर्ट एक स्किल है। तो मैनेजमेंट के पास एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा क्रिएटिविटी माइंड है ना, कि किसी को भी प्रॉब्लम को वो अलग ढंग से सॉल्व करता है और क्रिएटिविटीली वो सॉल्व करके देता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसान के पास वो स्किल नहीं है, मैनेजमेंट के पास वो स्किल है, जिसकी वजह से जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी वो काम करके देता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि आर्ट रेफर टू द स्किलफुल एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। समझ में आ रहा? जो चीजें मैंने अभी कहा, मैनेजमेंट का पास यहाँ पे क्या है? आर्ट। एक ऐसा आर्ट है जो स्किल और एक क्रिएटिव माइंड से आता है, जो रिजल्ट, जो आउटपुट देता है ना, वो औरों से अलग होता है। अब इसका एस्पेक्ट सब देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। पर्सनलाइज क्यों होता है? जितने भी क्रिएटिव लोग देखोगे ना, उन लोग का एक अपना पर्सनल एटीट्यूड है काम करने का तरीका को, और उसको सॉल्व भी वो इजी तरीके से करता है, बहुत इजी तरीके से भी करता है और बहुत अलग तरीके से भी करता है और बहुत क्रिएटिव तरीके से भी करता है, ताकि लोगों को इजीली उसका काम को समझ में आए। जैसे होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो वो समझाते हैं तो क्विक समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो समझाते हैं लेकिन बिल्कुल भी जितना बार भी पढ़ लो समझ में नहीं आता। तो यही होता है क्रिएटिवली पढ़ाना, ठीक है। तो उनका काम क्या है? क्रिएटिवली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल नॉलेज। उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है। क्यों? क्योंकि इतना ही ज्यादा काम कर चुके होते हैं ना, कि किसको कैसे फेस करना है, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर करना है, जब ये प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसा है, वो प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसा है। इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होता है मार्केट का। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हमारा क्रिएटिविटी। अभी मैंने बताया कि एक आर्टिस्ट की तरह उनके पास क्रिएटिविटी होता है, ताकि वो हर चीज को बहुत अलग टाइप से दिखाए। जितने भी आप आर्टिस्ट देखो ना, उनको देखने का नजरिया ही बहुत अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। उसके बाद गोल ओरिएंटेड होता है। जितना भी मैनेजमेंट में जो भी गोल, जो भी एम उन लोग बनाते हैं, उसको ठीक ढंग से अचीव करना, ये मैनेजमेंट का काम है। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? मैनेजमेंट इज आर्ट। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग आते हैं कि मैनेजमेंट एज साइंस। तो मैनेजमेंट एज साइंस में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग अभी क्या देखे थे? आर्ट हम लोग क्या देखे थे? उसका स्किल। अभी यहाँ पे क्या देखेंगे? उसका सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस में क्या है ना, प्रिंसिपल आ जाता है।
मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, जितने भी हमारा थीसिस थ्योरम वगैरह जितना है ना, सब चीज साइंस में आ जाता है। तो साइंस यहाँ पे क्या बताता है, उसके पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज है कि कोई भी काम को कितना सिस्टमैटिकली किया जाए, कितना एक्सपेरिमेंट वाइज किया जाए, ताकि बिजनेस जो है, जैसे आप लोग ये सोच सकते हो कि बिजनेस में रिस्क लेना एक टाइप का एक्सपेरिमेंट ही हुआ ना, तो उसके पास वो नॉलेज है, लेकिन सिस्टमैटिक नॉलेज है। ऐसे नहीं कि हम ले लिए, ऐसा नहीं होता कि रिस्क हम लोग को लेना है, चलो 500 करोड़ का रिस्क ले लेते हैं, नहीं, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है 50-50 चांस है, ऐसा नहीं कि 10-90 चांस है। तो उनके पास नॉलेज है मार्केट में, ये चीज आने वाला टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बिजनेस में, जो कि बिजनेस को बहुत ज्यादा कमा के देगा। तो उन लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि साइंस इन्वॉल्व सिस्टमैटिक नॉलेज एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, तो मैनेजमेंट एज ए साइंस। इसका एस्पेक्ट क्या क्या है, हम लोग को तो समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट है, उन लोग एनालाइज करते हैं अच्छे तरीके से, ऑब्जर्व अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अभी मैंने बताया सिस्टमेटिक बॉडी मतलब उनको पता है कि स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि उनका नॉलेज के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। सेकंड हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट वो कब करेंगे, जब भी वो काम कंटिन्यूसली बार बार करते हैं ना, तो उनके पास एक तरीका ये आ जाता है कि उन लोग एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। अब एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा, वो रिस्क इजीली ले पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टमेटिक काम कैसे किया जाता है और आने वाला टाइम में क्या क्या चीजें हो सकता है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या है कि जितने भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपना स्किल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नॉलेज यूज करना होता है कि जो चीज हमें आता है बस उसी चीज को यूज करके बिजनेस से आउटपुट निकालें। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब आता है हमारा मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन हम लोग अभी क्या पढ़े, आर्ट में स्किल पढ़े, ठीक है, साइंस में क्या पढ़े, नॉलेज। अभी मैनेजमेंट जो हमारा प्रोफेशन जो है, इसका मतलब स्पेशलाइजेशन, उसके पास प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है, उसके पास एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग। इसीलिए प्रोफेशन को क्या बोला जाता है, एक ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग, एक स्पेशल टाइप का। जैसे देखो सीए प्रोफेशनल है, ठीक है, डॉक्टर प्रोफेशनल है, क्योंकि वो नॉलेज सिर्फ उनके पास है और किसी के पास नहीं है। बाकी सब काम जो होता है ना, उन लोग जॉब बेसिस पे कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल काम जो होता है, जिनके अगेंस्ट हम लोग फी चार्ज करते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है स्पेशल ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग मिलता है पर्टिकुलर चीज का। तो इसका एस्पेक्ट क्या क्या चीजें है, सबसे पहले स्पेशलाइज नॉलेज। अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के लिए एक स्पेशल कोर्स करते हैं ना, ठीक है, सीए के लिए स्पेशल कोर्स करते हैं, तो ठीक उसी तरीका से यहाँ पे एक स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल उसके पास होना चाहिए किसी भी चीज में। देखो यहाँ पे जैसे फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस में है, तो ऐसा बहुत सारा चीज है। क्लियर हो गया। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फॉर्मल एजुकेशन मतलब, फॉर्मल का मतलब ये होता है जो कंपनी के अंदर जितना भी काम होता है उसका ट्रेनिंग उसके पास बहुत अच्छे से होता है, तो उसी बेसिस पे वो क्या करता है, अपना काम बहुत अच्छे से कर पाता है। किसके बेसिस पे, उसके स्किल के बेसिस पे, उसके नॉलेज के बेसिस पे। क्लियर हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैनेजर आर expected to adhere to code of conduct and ethical standards set by the प्रोफेशनल बॉडीज। तो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे क्या बताया गया, उनको ये पता है, क्यों, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, कौन काम कैसे कर पाएगा, उस चीज को एक सेट करके देना ऑर्गेनाइजेशन में, इसी को बताया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। सर्विस मोटिव। इनका सर्विस मोटिव क्या है, इनका सर्विस मोटिव ये है कि किस तरीका से उनका नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके बिजनेस का एक अच्छा आउटपुट दे पाए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्विस मोटिव। उसके बाद आता हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। यहाँ पे देखो, आप जब सीए बनोगे ना, तो सीए ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, तो ठीक उसी तरीका से हम लोग को पता है कि प्रोफेशनल बॉडीज क्या है,
वहां से लोगों को हायर करके अपने बिजनेस में लेके आना और एक अच्छा आउटपुट निकलवाना। क्यों? क्योंकि उनका स्किल, उनका नॉलेज, उनका प्रोफिशिएंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा बिजनेस में फायदा हो पाए। तो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट एज प्रोफेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जैक्टली ये कोऑर्डिनेशन जो है, मैंने बताया था कि बहुत जगह पे ऐसे होता है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पोल्ड वर्ब होता है, POSDCORD, ठीक है, पोल्ड वर्ब, ठीक है। तो इसमें सीईओ जो है ना, देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये जो सीईओ है कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग होता है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये कोऑर्डिनेटिंग हम लोग को जानना। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है? लोगों के बीच में तालमेल होना, ये बहुत जरूरी है। अगर तालमेल नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं चलेगा। देखो एग्जांपल के तौर पे मान लो एक मैनेजमेंट एक वर्कर को बोलता है कि तुम्हारा काम तो क्या है, तुम्हारा काम आराम से आप जाओ, मंथली सैलरी लेके चल जाओ, काम करते रहो। हमारा दिन भर जो दिमाग जो लगता है ना, वो बहुत डेंजर होता है। मतलब सुबह से शाम तक हम लोग प्लान बनाते रहो, पॉलिसीज बनाते रहो। आप लोग का काम क्या है? पर्टिकुलर काम किए, हो गया। लेकिन लेबर देखो सेम वो चीज क्या बोलता है कि आप एसी में बैठ के अपना कंप्यूटर चलाते हैं और आप सोचते हैं कि हम लोग का काम नहीं है। तो देखो दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट यहाँ पे एक वर्कर को क्या बोलता है कि आप काम करके दो, ठीक है, आपको एक अच्छा सैलरी देंगे। और ठीक उसी तरह सेम क्या बोलता है एक वर्कर, वर्कर बोलता है कि आप अच्छे पैसे दो, हम आपको अच्छा काम करके देंगे। तो बस यही चीज है कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। एग्जांपल में क्या बोला गया है कि एक स्कूल में कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? टीचर, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। एक टीचर ठीक टाइम पे पढ़ाया, एक बच्चे ठीक टाइम पे पढ़ा, और एक एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी अवेलेबिलिटी चीज है उस सबको अवेलेबल करवाया। सब चीज मिलके एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना, और एक अच्छे जो बच्चे जो थे ना, उनको एक अच्छा रिजल्ट आया, एक अच्छा सैलरी मिला टीचर को, और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से अपना काम अच्छा किया। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे मूवीज आप लोग देखेंगे, चक दे इंडिया देखे होंगे। जब चक दे इंडिया में ना फाइनल जो होता है ना, सभी कोई जब तक मिल के नहीं खेलते तब तक इंडिया अच्छा नहीं। आप लोग स्टार्टिंग में देखोगे जब भी प्रैक्टिस हम लोग करते थे, तो प्रैक्टिस में यहाँ पे क्या करते थे, ध्यान दो यहाँ पे, कि कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम लगता है और वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा था। रीजन क्या था? क्योंकि सभी जितने भी प्लेयर्स थे वो लोग अपने मनमानी करते थे। लेकिन जब साथ में मिलके खेले, जब शाहरुख खान उन लोगों को साथ में खिलवाए, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त आप लोग देखे होंगे कि टीम जो है बहुत अच्छे से चलने लग गया। एट लास्ट उस समय इंडिया फाइनल में जीतता है। अभी सेम वर्ल्ड कप में भी सेम वही हुआ, जब सब मिल के खेले, सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हुआ। चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, फील्डिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, सब मिल के काम किए, कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ और रिजल्ट काफी बेहतर आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। ठीक बिजनेस में तो उसी तरीका से होता है। दुनिया भर का डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट है। सभी के मैनेजर्स क्या करते हैं? उन लोग का काम को ठीक से करवाते हैं और उन लोग सिंक में काम करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, ताकि काम अच्छे से हो और टाइम पे खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्सेस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, अभी 11 का भी आने वाला है, 12 का भी आने वाला है, सारा वीडियो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।